लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिके वगैरह कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। बस आज के लेक्चर में थोड़ा सा आपको दो टाइप के और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बताना है, फिजन और फ्यूजन, आपने सुना होगा। और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है ये। और डिस्कशन का मैंने बता दिया, आपके मैसेज आ गया होगा अभी तक। डिस्कशन अपना वेडनेसडे को होगा जेई का, और वेडनेसडे को होगा जेई का, और थर्सडे को होगा नीट का, ठीक है। तो आपने डाउट्स रेडी रखें और जल्दी जल्दी भेज दें। नहीं भेज सकते तो आप लाइव सेशन पूछ लेना, कोई जरूरत नहीं भेजने की, है ना। चलो, अब हमने ये समझते हैं कि ये ग्राफ कौन सा था, याद है। ये ग्राफ प्लॉट करवाया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का और मास नंबर का। और ये भी बताया था कि किसी भी न्यूक्लियाई की अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। मतलब किसी भी न्यूक्लियस की जिसकी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब कई बार क्या होता है कि आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ में जो कुछ एलिमेंट यहाँ पर भी होंगे और कुछ एलिमेंट यहाँ पर भी होंगे। तो जो एलिमेंट इस आयरन से दूर है, यहाँ पर है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो कहीं यहाँ आ रही होगी इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर, और इनकी यहाँ आ रही होगी। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी है, कम है। तो स्टेबल होना चाहेंगे ना। स्टेबल होने का तरीका क्या है कि एनर्जी रिलीज करें, कैसे भी करें एनर्जी रिलीज करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, यही प्रोसेस था। तो इस बेसिक कैटेगरी के फॉर्म में हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ना है। सबसे पहला न्यूक्लियर फिजन एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर। तो पहला हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन। अच्छा, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, बेसिकली मान लो कोई एक्स है ना, और इसमें न्यूक्लियॉन्स का नंबर है, मान लो हम ले लेते हैं 150, ठीक। अब ये अनस्टेबल है, क्यों। 150 कहां पर आएगा, 150 कहीं यहां पर आया सपोज, ये। अब ये तो अनस्टेबल है। अब ये क्या चाहेगा, ये जब दो स्मॉल y और z में स्प्लिट हो गया, जिनके न्यूक्लियॉन्स का नंबर एक का मान लो 90 है और एक का 60 है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा ई। ये डेल्टा ई क्या लिखा मैंने, रिलीज्ड एनर्जी। अब ध्यान समझे। अब आपके मन में आ रहा है सर y और z को देखो। अच्छा, y और z को देखो, ये 150 था अपना, ठीक। इस 150 करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहाँ है, कहीं यहाँ पर आ रही होगी, ये। अब y और z को देखो, y का है 90 और z का है 60, तो 90 और 60 कहाँ आ रहा होगा, 90 कुछ 60 कुछ इसके पास में आ रहा होगा यहाँ पर ऐसे, और 90 कुछ यहाँ आ रहा होगा। आप इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ध्यान से देखें तो इन दोनों की, ये अपना कौन हो गया 60 हो गया z, फिर हो गया y, और ये था अपना x। तो आप ध्यान से देखो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या y और z की x के कंपैरिजन में ज्यादा है, मतलब y और z ज्यादा स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, इसमें एक बात और, ये चीज क्लियर है आपको क्यों स्प्लिट हुआ, है ना। ये तो समझाने के लिए बताया, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट आपने को तो ये समझ आने भी, जब भी एक हैवी न्यूक्लियाई दो, एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई दो उससे कम न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो क्या रहे होंगे, स्टेबल रहे होंगे। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज कैसे होगी उसको थोड़ा प्रोसेस को समझो आप, क्योंकि इस पर जेई पे क्वेश्चन, मैं दो जेई के क्वेश्चन कराऊंगा जो आए हुए, एक एडवांस में आया हुआ है, एक मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ आए हुए क्योंकि उनमें डेटा बड़े अजीब से होते हैं, लेंदी लेंदी, तो आपको ये भी समझ में आया कि देखो जेई में भी कैसा कैसा डेटा पूछा जाता है, तो आप यूज टू रहेंगे उसके। जब भी हमें इसमें देखो, इसको एनर्जी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो एक्स है हमारा, एक्स को हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि तभी ये स्प्लिट होगा अपने न्यूक्लियॉन्स में। तो हमने कुछ एनर्जी सप्लाई की इसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपने न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो गया। उससे क्या बना, y और z। तो जब y फॉर्म हुआ होगा तो y के फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो हमने कुछ समझ ली। ऐसे z के फॉर्मेशन में कोई एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो भी हमने समझ ली। तो लॉजिकली सोचो, जैसे हम एक बात समझे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट x into its
न्यूक्लियन इज इक्वल टू कितनी एनर्जी चाहिए होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स इंटू 150। और इस एनर्जी को हमने कुछ नाम दे दिया, चलो इसको नाम दे देते हैं U1। ये पहले ये समझो ये क्या लिखा हुआ है मैंने एक बात समझी कि अगर मुझे X की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है तो मुझे ये भी पता है कि इसको इसके न्यूक्लियंस में सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मान लो 50 है, तो आप क्या समझे इससे 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या समझे इस बात से कि अगर मैं इस न्यूक्लियंस इसमें जो भी न्यूक्लियंस हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें ये सेपरेट आइडेंटिटीज में मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस, है ना। बेसिकली हर एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की किसी भी न्यूक्लियस को जो एनर्जी चाहिए होती है वो अपनी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। तो सोचो अगर एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन है कि ये कुछ है, वैल्यू नहीं दे रहा न्यूमेरिकल बाद में लेंगे इसको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्स है या ऐसे बी एक्स क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स, और इसमें न्यूक्लियंस कितने हैं 150। तो इसकी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट इनटू इट्स न्यूक्लियन विल बी 150 इंटू BEX। क्लियर है, उसे हमने नाम दे दिया U1। तो जब हम ये एनर्जीज को सप्लाई करेंगे तो ये अपने सेपरेट एनर्जीज में सेपरेट हो गया। अब क्या होगा, Y फॉर्म होगा और Z फॉर्म होगा। तो Y और Z की अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Y, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Z इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ये कौन सी एनर्जी होगी, ये वो एनर्जी होगी जो रिलीज होगी कब, जब ये दोनों फॉर्म होंगे। इस एनर्जी को हमने बोल दिया U2। पहले आप समझो कि U2 U1 कौन सी एनर्जी है। देखो सबसे पहले हम एक बार फिर बता देते हैं, X था, इसको मुझे ब्रेक करना है सेपरेट न्यूक्लियंस में, तो मैंने पूछा कितनी एनर्जी लगेगी, आपने बोला सर इसमें न्यूक्लियंस कितने हैं, मैंने कहा 150। तो आपने कहा कि सिर्फ इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दो, मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कुछ भी मान लो अभी के लिए, तो आपने कुछ ऐसी मान ली कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन X। अब इसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो आपने कैसे 150 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने 150 से मल्टीप्लाई कर दी। तो आपको समझा कि इसको सेपरेट न्यूक्लियस में तोड़ने के लिए मुझे U1 एनर्जी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन भी होती थी, दिस इज द एनर्जी रिलीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर Y 90 न्यूक्लियस लेके फॉर्म हुआ है तो इसने कितनी एनर्जी रिलीज की होगी, अपनी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y इंटू 90 करें तो इससे जो ये एनर्जी मिल रही है ये कौन सी एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन Y विल बी फॉर्म। इसी तरह Z जब फॉर्म हुआ होगा तो इतनी रिलीज हुई होगी एनर्जी। इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया U2। U2 क्या है, वो एनर्जी जो Y और Z के फॉर्म होने पर रिलीज होगी। क्लियर है। अब थोड़ा फील करके सोचो कि कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, U2 या U1। एनर्जी की बात कर रहे हैं, फील करो। Y और Z की करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू ज्यादा रही होगी और ये वैल्यू कम रही होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, आपने कुछ एनर्जी यहाँ दी, वो ये एनर्जी है दिस मच U1, और ये एनर्जी कब आएगी, जब ये दोनों फॉर्म होंगे। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में रिलीज एनर्जी पूछी जाए डेल्टा E, तो डेल्टा E कैसे निकालेंगे, डेल्टा E निकालेंगे U2 माइनस U1 से। क्लियर है ये चीज, ओके। दूसरा, ये एनर्जी निकालने का तरीका मास डिफेक्ट के तरीके से भी निकाला जा सकता है। मास डिफेक्ट के फॉर्म से कैसे निकालेंगे, इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये हमें समझ में आना चाहिए। हम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज ऐसे भी निकाल सकते हैं, मास एटॉमिक मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y माइनस मास ऑफ Z इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्वेश्चन में आपको mx my और mz ना देके ये दे दिया जाता है कि y के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है, z के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है और x के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है। तो बताओ इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट हैं बेसिकली जो बने उनकी बाइंडिंग एनर्जी
न्यूक्लियॉन से गिवन होगी तो आप न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी निकाल लोगे, ये U2, और ये एनर्जी में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके U1 निकाल लोगे, और U2 में से U1 को जब माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बस क्लियर है? तो आप इसको स्टॉप करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की रिएक्शंस की, जैसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, दो लाइटर एलिमेंट्स, बट वो क्या है, अनस्टेबल। जैसे मान लो हमने ले लिया कोई भी ले लो, ऐसे लेते हैं A, इसके 6 है, ये B है, इसके 8, और प्रोडक्ट बना C, है ना। इसके हमने 3 एटम लिए, इसके 4 लिए, कितना हो गया 18 और 32, 50, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। इस टाइप की जब प्रोसेस होती है, मतलब दो, हमें के लिए A, इसमें न्यूक्लियस कितने थे 6, और उसके कितने नंबर लिए 3। इसी तरह से B था, उसमें न्यूक्लियस कितने थे 8, उसके कितने लिए 4। जब ये दोनों रिएक्ट किए आपस में तो एक प्रोडक्ट बना C, जिसमें न्यूक्लियस कितने आई, जाहिर सी बात है 4 और 8, कितना 32 और 18, 50। तो ये जो ये बन जाएगा C, और ये क्या है, रिलीज्ड एनर्जी। तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई निकालने का पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले ये देखो, ये आ जाएगा 50 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ सी माइनस ये कितना हो गया 18 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए प्लस 32 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बी। जब हम इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, टोटल रिलीज्ड एनर्जी। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका तो आपको पता ही है, मास डिफेक्ट के फॉर्म में। मास डिफेक्ट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3 मास ऑफ, क्योंकि 3 एटम लिए ना, मास ऑफ ए प्लस 4 मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक ये तरीका और एक ये तरीका है। ये तरीका पहले भी सीख चुके थे, और ये तरीका भी नया है, बस थोड़ा सा, ठीक है। तो आप ये नोट करो, आप जेई का क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ज़्यादा फील आएंगे इसमें। दो क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों अच्छे से करना है ना, डेटा वही लेते हैं आईआईटी का। क्वेश्चन नोट करो, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 1H2 एंड 2He4 आर कितना के वन है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन, 1H2 क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं, व्हेन 2 ड्यूट्रॉन फ्यूज टू फॉर्म 1 हीलियम न्यूक्लियस। और आंसर 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है ना, बाकी सब तो हमने डेटा तो लिख ही दिया। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है कि बेसिकली दो ड्यूट्रॉन मतलब 1H2 प्लस 1H2, ये जब फ्यूजन प्रोसेस हुई तो उन्होंने एक फॉर्म किया 2He4। ऐसा करने पर आपको कितनी एनर्जी मिली, रिलीज्ड एनर्जी डेल्टा ई, वो निकालना बहुत ही सिंपल है आपके लिए। आपको पता है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है कितना, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, 4 न्यूक्लियन है। तो आप क्या लिखोगे, सिंपली 4 इंटू 7,
और ड्यूट्रॉन के लिए तो आपको पता ही है, ड्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन हो गए, 2 और 2, 4 न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 1.1। तो आप लिखोगे 4 इंटू 1.1, कोई गड़बड़ तो नहीं, सब सही है। तो कितना हो गया 28 माइनस 4.4, तो कितना हो जाएगा ये 23.6 हो जाएगा क्या, हाँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं, बट प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि ये लिखा कैसे है। ठीक है, ओके, चलो ये नोट करो। अब एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया फील वाला क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नोट करो। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ 200 मेगावाट रेटिंग, in a nuclear reactor of 200 megawatt rating, fusion reaction is used to produce power. Same fusion reaction था, 1H2 plus 1H2 is equal to 2He4. If energy from this equation is used at 25% efficiency in reactor, मैं एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ देता हूँ। In a nuclear reactor of 200 megawatt rating, following fusion reaction is used to produce power. 1H2 is equal to 2He4. If energy from this equation is used at 25% efficiency in reactor, calculate how many gram of 1H2 will be needed per day. Take masses of 1H2 and 2He4 are, 1H2 का मास कितना लेना है 2.0141 और 2He4 का मास लेने के लिए बोला गया 4.0026। ये भी AMU में है और A भी AMU में है, और तो कुछ गिवन नहीं है, नहीं और कुछ नहीं गिवन है। तो आप इसकी स्टॉप करिए, इस चीज़ नोट करो, फिर सॉल्व करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एक फ्यूजन रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो हम लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड बाय वन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है सिंपली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हम मास डिफेक्ट से कैलकुलेट कर लेंगे। मास डिफेक्ट कितना हुआ 2 इंटू मास ऑफ 1H2, 1H2 का कितना दिया है 2 इंटू 0.141 माइनस इसका कितना है 4.0026 इंटू 931.5 और आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। टू इंटू 2.0141 माइनस 4.0026, ये आया 0.0256 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे मल्टीप्लाई और कर देते हैं 0256 931.5, ये आया 23.8464 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी एक प्रोसेस में। अब अपने को तो निकालना क्या था, अपने को तो निकालना था कि कितने ग्राम 1H2 चाहिए होगा पर डे। एक दिन में कितने ग्राम ऑफ 1H2 रिक्वायर्ड होगा आपको। देखो आपको सबसे पहले देखो कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये देखो सबसे पहले कि आपकी यूटिलिटी क्या है। आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट करना है जिसकी जो 200 मेगावाट का है, मेगावाट ही था शायद,
है ना। 200 मेगावाट का है। अच्छा 200 मेगावाट से देख लेता हूँ एक बार, 200 मेगावाट ही या कुछ और है। न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ 200 मेगावाट। तो सोचो अगर 200 मेगावाट चाहिए तो आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए 200 मेगावाट एनर्जी चाहिए। अच्छा मेगावाट एनर्जी चाहिए आपको, और एक प्रोसेस में कितनी मिल रही है, इतनी एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये कैलकुलेट करो कि ऐसी कितनी रिएक्शंस आपको पर सेकंड चाहिए, एक सेकंड में कितनी रिएक्शन चाहिए कि आप ऑपरेट कर पाओ। टू 200 मेगावाट को बदल देते हैं 10⁶ में आ जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इस न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करना। अच्छा 200 वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब जो भी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे ऑपरेट करना है अगर आपको, तो इतनी एनर्जी एक सेकंड में चाहिए आपको। और एनर्जी मिल किससे रही है, एनर्जी आपको मिल रही है इन रिएक्शन से। तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ये रिएक्शन और इस एनर्जी कितना परसेंट, केवल 25% यूज कर पा रहे हो आप इस चीज में। आप ऐसा समझो कि आपको कोई चीज खरीदनी है, मान लो आपको एक क्रिकेट बैट खरीदना है, ठीक है, और बैट आ रहा है 5,000 रुपए का। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को रफ में सॉल्व भी कर लेना। बैट आ रहा है 5,000 का, और आपको पर मंथ मिलते हैं सपोज 1000। कितने मिलते हैं, 1000। और आप कुछ मैं भी लिख लेता हूँ, मैं भी भूल जाऊंगा यार, यहाँ तो पूछ भी नहीं सकते आपसे, है ना। 5000 का ये अपना बैट चाहिए, आपको मिलते कितने हैं 1000, और इसका केवल 25% आप सेविंग कर पाते हो। तो सोचो आपको कितने महीने लग जाएंगे बैट खरीदने में, थोड़ा फील करो। तो आप कैसे निकालोगे ये चीज, आप क्या करोगे, 1000 का पहले 25% निकालोगे। 1000 का 25% कितना हो गया, 250 रुपीज। 250 हुआ ना, हाँ 250। और 250 से 5000 में 250 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा कि इतने मंथ्स लग जाएंगे आपको इस बैट को परचेज करने में। अब सोचो आपको चाहिए क्या, आपको इस न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी हर एक सेकंड चाहिए, और एनर्जी दे कौन रहा है, ये दे रहा है, और इसका भी कितना परसेंट, 25%। तो आप क्या करोगे, पहले इसका 25% निकालोगे, और वो 25% निकालने के बाद इसमें डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा कि इतनी एनर्जी हर एक सेकंड चाहिए मुझे। क्लियर है ये, चलो ये क्या, एनर्जी रिलीज बाय वन रिएक्शन इतना। तो रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड। एक रिएक्शन से इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी, तो एक सेकंड में कितनी रिएक्शंस चाहिए आपको ये निकालने के लिए 200 इंटू 10⁶, ये कितना है जूल पर सेकेंड, डिवाइड बाय दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी 23.8464 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल देंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। अभी किस में हो गया, जूल में, तो जूल, और इसका 25% से तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 0.25 और, है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इससे तो ये चला गया, ऊपर क्या रहा 200 अपॉन, नीचे क्या है 23.84 इंटू 1.6 इंटू 0.25 इंटू 10⁻+19, ये ऐसा हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपने क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड। चलो सॉल्व करते हैं इसको, और कोई तो ऑप्शन है नहीं अभी सॉल्व करने पे। कितना आएगा, पहले नीचे वाली चीज़ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23.84 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.25, ये आया 9.536 9.536 9.536 डिवाइड बाई 9.356,
ये आया 21.37। तो हम इसे काम कर लेते हैं, 2.1 इंटू 10⁻20 कर देते हैं, ठीक है। बस इतनी नंबर ऑफ रिएक्शन एक सेकंड में आ गई अपने पास। अब अपने को नंबर ऑफ रिएक्शन से मतलब नहीं था, अब ये नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ। नंबर ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड, और एक रिएक्शन में कितना 1H2 चाहिए होता था, 2। तो नंबर ऑफ 1H2 रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड, तो आप लिखोगे 4.2 इंटू 10⁻20। सिंपल, इतनी रिएक्शंस एक सेकंड में चाहिए, तब आपका न्यूक्लियर ऑपरेटर ऑपरेट हो पाएगा। और एक रिएक्शन में कितने 1H2 चाहिए, 2। तो एक सेकंड में कितने 1H2 चाहिए होंगे, दिस मच अमाउंट एक सेकंड में। अब आपसे तो पूछा गया था, अब ध्यान समझना, ये कैलकुलेशन है अमाउंट ऑफ 1H2 पर डे। एक पूरे दिन में कितना चाहिए, इतना चाहिए एक सेकंड में, ठीक है, 1H2। तो हमने कहा एक काम करते हैं, 4.2 इंटू 10⁻20, और एक दिन में कितने सेकंड अपने 84, कितना लिखेंगे 3600 इंटू 20, 3600 इंटू 24, 86400, 86400 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, और अपने को आंसर चाहिए ग्राम में। तो ग्राम में अपने को लाने के लिए अपने को किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में, वो आंसर होगा इसका, ठीक है। ये तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि टोटल इतने नंबर हैं, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और उसमें 1H2 है, 2 न्यूक्लियॉन्स है, तो अपने को यहाँ पर ग्राम में लाना है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। बाय बाय।